नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अब आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस। साथ ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और ऑलरेडी जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं वो भी एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने बेल बटन को प्रेस किया है या नहीं। बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में वो लोग प्लीज़ एक बार चेक करें कि क्या उन्होंने बेल बटन को प्रेस किया है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी है वीडियो। जीएसटी के अंदर लेटेस्ट 2 सर्कुलर यहाँ पर इशू किए गए हैं। पहले सर्कुलर के अंदर बात की गई है रिफंड से रिलेटेड एक इशू की, और दूसरे सर्कुलर में बात की गई है कि अगर किसी भी कंपनी के द्वारा डायरेक्टर को अगर पेमेंट की जाती है तो ऐसे में कब जीएसटी की लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी और कब जीएसटी की लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर नंबर 139/09/2020 ऑफ जीएसटी, जिसमें बेसिकली बात की गई है क्लैरिफिकेशन ऑन रिफंड रिलेटेड इश्यूज। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। जितना आपके पोर्टल पर जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इनपुट क्रेडिट दिया जाता है। सेम चीज़ इन्होंने जो है जीएसटी रिफंड के अंदर इनकॉर्पोरेट की थी। दैट मीन्स आपको उतना ही रिफंड मिलेगा जो आपका जीएसटीआर 2A में जो आपके इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर दिक्कत आ रही थी लोगों को, जैसे कि अगर वो कुछ इंपोर्ट करते हैं या फिर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वो टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं, तो ऐसे में वो जो है आईटीसी वो आपका जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहला इशू था क्या उसका रिफंड क्रेडिट मिल पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर कहा गया वेरियस रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड सीकिंग क्लैरिफिकेशन ऑन द इशू रिलेटिंग टू रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस हुज डिटेल्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म जीएसटीआर 2A ऑफ द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर इशू आ रहा था कि फॉर्म जीएसटीआर 2A में जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं उनका जो है वो रिफंड कैसे लिया जाएगा। उसके बाद कहा गया इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई दीज इश्यूज एंड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ इन दिस रिगार्ड अक्रॉस द फील्ड फॉर्मेशन द बोर्ड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट hereby clarifies the issue detailed here under। तो यहाँ पर एक सर्कुलर इशू किया गया था 135/05/2020 31 मार्च 2020 को, जिसमें कि कहा गया था कि जीएसटीआर 2A में जो आपके इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होंगे सिर्फ उन्हीं का जो है आपको रिफंड मिल पाएगा। इन ऑर्डर ऑफ पैरा 36 ऑफ सर्कुलर नंबर 125/44/2019 डेटेड 18th November 2019, the refund of ITC availed in respect of invoices not reflected in Form GSTR 2A was also admissible and copies of such invoices were required to be uploaded। तो यहाँ पर एक अर्लियर सर्कुलर की बात की गई, सर्कुलर नंबर 125 की, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आप उसका जो है स्कैन कॉपी अपलोड कर दीजिए और उसका रिफंड क्लेम ले लीजिए। लेकिन उसके बाद सर्कुलर नंबर 135 इशू किया गया और जिसमें कहा गया कि यह जो है जीएसटीआर 2A में जो आपके इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं उसका रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। However, in wake of insertion of sub rule 4 of to rule 36 of CGST rules wide notification number 49/2019 various references have been received from the field formation regarding admissibility of refund of the ITC availed on the invoices which are not reflecting in the form GSTR 2A। तो यहाँ पर बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुई कि जो जीएसटीआर 2A में इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं उनका क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग कहा गया द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द आईटीसी एज पर दोज इनवॉइसेस द डिटेल ऑफ विच आर अपलोडेड बाय द सप्लायर इन फॉर्म जीएसटीआर 1 एंड आर रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म जीएसटीआर 2A ऑफ द एप्लीकेंट। तो यहाँ पर कह दिया गया कि आपका जो रिफंड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा जितना इनपुट आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है जो सर्कुलर 125 इशू किया गया था, जो स्कैन कॉपी अपलोड करने की बात करता था, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। उसके बाद
अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड दैट इन सम केसेस रिफंड सैंक्शनिंग अथॉरिटीज हैव रिजेक्टेड द रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट्स, ISD invoices, RCM, etc., citing the above mentioned circular on the basis that the details of the said invoices are not reflected in Form GSTR 2A। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं, इंपोर्ट पर आपको अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स पे करना होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में आपको इनपुट जो है टैक्स वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स लायबिलिटी जो आप पे करते हैं, जिसका आप ITC लेने के लिए हकदार है, वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऑफिसर्स ने क्या किया, इन जो ITC का रिफंड था वो रिजेक्ट कर दिया, यह कहते हुए कि यह GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है और एज पर सर्कुलर इसका रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग इट इज कंटेक्स्ट, इट इज नोट वर्दी दैट बिफोर द इश्यूएंस ऑफ सर्कुलर नंबर 135 refund was being granted even in respect of credit availed on strength of missing invoices which were uploaded by the applicant along with the refund application on the common portal। तो सर्कुलर नंबर 135 से पहले जो सर्कुलर नंबर 125 था, उसमें तो यह तक कहा गया था कि अगर कोई इनवॉइस आपका GSTR 2A में नहीं आ रहा है तो उसको स्कैन कॉपी अपलोड कर दीजिए और रिफंड क्लेम कर लीजिए। हालांकि सर्कुलर नंबर 135 के बाद इसको मॉडिफाई कर दिया गया और कहा गया कि जितना आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होता है उतना ही आपको रिफंड दिया जाएगा। The refund related to these missing invoices has been restricted. Now the refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC available on those invoices, the details of which are uploaded by the supplier in Form GSTR 1 and are reflected in the Form GSTR 2A. The aforesaid circular does not in any way impact the refund of ITC availed on the invoices documents relating to imports, ISD invoices and the inward supply liable to reverse charge. तो यहाँ पर यह चीज़ क्लियर की जा रही है कि ISD के रिगार्डिंग, इंपोर्ट्स के रिगार्डिंग और रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग जो आपका ITC है उसका जो रिफंड है वो कहीं पर भी इन दोनों सर्कुलर्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द ट्रीटमेंट ऑफ रिफंड ऑफ सच ITC relating to imports, ISD and the inward supplies liable to reverse charge will continue to be same as it was before the issuance of circular number 135। तो दैट मीन्स अगर आपका GSTR 2A में इंपोर्ट्स, ISD और RCM का जो ITC है रिफ्लेक्ट नहीं होता है, उसके बावजूद भी आपका जो है रिफंड दिया जाएगा। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द स्टेबल ट्रेड नोटिसेज मे बी इशूड टू पब्लिसाइज द कंटेंट ऑफ दिस सर्कुलर। तो यहाँ पर बेसिकली एक राहत दी गई है उन लोगों के लिए जिनका रिफंड रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इस वजह से कि इंपोर्ट्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो ITC है और RCM का जो ITC है वो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसलिए आपको उसका रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर उन लोगों को राहत मिली है और उसका रिफंड अब आपको दिया जाएगा। दूसरा सर्कुलर इशू किया गया है सर्कुलर नंबर 140। इसके अंदर बेसिकली एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था कि अगर कोई कंपनी डायरेक्टर्स को पेमेंट करती है, इन दैट सिचुएशन GST की लायबिलिटी क्या रहेगी। इसके रिगार्डिंग एक एडवांस रूलिंग भी दी गई थी जिसकी वजह से काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो गया था, इसीलिए यहाँ पर एक बार फिर से इसको क्लैरिफाई किया गया है। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लेवी ऑफ GST ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। Various references have been received from the trade and industry seeking clarification whether the GST is leviable on directors' remuneration paid by company to their directors। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा था कि कंपनी के द्वारा अगर डायरेक्टर्स को डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे की जाती है, क्या उस पर GST की लायबिलिटी आएगी। शेड्यूल 3 ऑफ द CGST एक्ट जो कि बात करता है अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को कोई पेमेंट की जाती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, वह GST के दायरे में नहीं रहेगी। और इसके अलावा एक नोटिफिकेशन 13/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स रेट इशू की गई थी जो बात करती थी रिवर्स चार्ज लायबिलिटी की, कि अगर कोई कंपनी किसी डायरेक्टर को किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई पेमेंट करती है तो इन दैट केस कंपनी को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत GST पे करना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो दो इशू आए, लेविएबिलिटी ऑफ GST ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट और दोज डायरेक्टर्स हु आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ द सेड कंपनी। दूसरा, leviability of GST on remuneration paid by the companies to the whole time directors
इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स हु आर एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पर दो बातें आ रही हैं कि अगर कंपनी के द्वारा डायरेक्टर्स को सैलरी पे की जाती है तो क्या होगा, और कंपनी के द्वारा अगर डायरेक्टर्स को सैलरी के अलावा अगर और कोई पेमेंट की जाती है तो क्या होगा। In order to ensure uniformity in the implementation of the provision of the law, the board in exercise of the power conferred under section 168 subsection 1 hereby clarifies that leviability of GST on remuneration paid by companies to the independent director और those directors who are not the employee of the said company। तो मान लीजिए अगर कंपनी किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेमुनेशन पे करती है या उन डायरेक्टर्स को रेमुनेशन पे करती है जो उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में बताया गया द डेफिनेशन ऑफ ए होल टाइम डायरेक्टर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 94 of the Companies Act is an inclusive definition and thus he may be a person who is not an employee of the company। तो यहाँ पर कहा गया कि एक डायरेक्टर जरूरी नहीं है कि कंपनी का एम्प्लॉय हो, वह कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर under section 149 subsection 6 of the Companies Act read with rule 12 of Companies Rules 2014 makes it amply clear that such director should not have been an employee। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी का जो है एम्प्लॉय नहीं होता है। तो therefore in respect of such director who are not employee of the said company, the service provided by them to the company in lieu of remuneration as consideration for the said services are clearly outside the scope of Schedule 3 of the CGST Act। In terms of entry at serial number 6 of the table annexed to notification number 13/2017, the recipient of the said services, that is the company, is liable to discharge the liability of GST on reverse charge basis। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, और दूसरा वो डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं उनको अगर कोई पेमेंट की जाती है तो ऐसे में उस पर कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी पे करेगी। उसके बाद बात आती है होल टाइम डायरेक्टर की और मैनेजिंग डायरेक्टर की जो कंपनी के एम्प्लॉय है। लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनी टू द डायरेक्टर्स हु आर आल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द साइड कंपनी वंस इट हैज बीन ascertained whether a director irrespective of the name and designation is an employee, it would be pertinent to examine whether all the activities performed by the directors are in the course of employer-employee relationship or is there an element of contract for service। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टर है और साथ ही कंपनी का एम्प्लॉय है तो ऐसे में हमें देखना होगा कि उसको जो पेमेंट की जा रही है वो अंडर एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप की जा रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सर्विस पेमेंट की जा रही है। The issue has been deliberated by the various courts and it has been held that a director who has also taken an employment in the company may be functioning in dual capacities। तो हो सकता है एक डायरेक्टर एम्प्लॉयर-एम्प्लॉय रिलेशनशिप में भी काम कर रहा हो और किसी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी काम कर रहा हो। It also pretend to note that similar identification and treatment of director remuneration is also present in the Income Tax Act 1961। साथ ही यह भी कहा गया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी कुछ इसी तरह का प्रोविजन है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत पेमेंट की जा रही है तो अंडर सेक्शन 192 टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में पेमेंट की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सर्विस पेमेंट की जा रही है तो सेक्शन 194 जे के तहत टीडीएस डिडक्ट होगा। Accordingly, it is clarified that the part of director remuneration which are declared as salaries in the books of accounts and subjected to TDS under section 192 are not taxable being consideration for services and is not liable for GST। तो अगर किसी डायरेक्टर को जो पेमेंट की जा रही है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैलरी है और उस पर टीडीएस काटा जा रहा है अंडर सेक्शन 192 तो इस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर डायरेक्टर को पेमेंट की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज और उस पर टीडीएस काटा जा रहा है अंडर सेक्शन 194 जे तो ऐसे में कंपनीज को अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर बेसिकली दो इश्यूज को क्लियर किया गया है। सबसे पहले तो वो डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, दूसरा वो डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, होल टाइम डायरेक्टर हैं या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं।
तो ऐसे में कहा गया है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उस पर 100% कंपनी जीएसटी पे करेगी अंडर आरसीएम। और जो डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उसमें हमें देखना होगा कि उनको सैलरी दी जा रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सर्विस पेमेंट की जा रही है, टीडीएस किस सेक्शन में डिडक्ट हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर सैलरी दी जा रही है 192 के तहत टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर सेक्शन 194 जे के तहत जो है प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पेमेंट की जा रही है तो ऐसे में जो है जीएसटी की लायबिलिटी आएगी और कंपनी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करेगी। तो फ्रेंड्स, ये दो नए सर्कुलर इशू किए गए थे, बहुत ही डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।